गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। और बच्चों मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल में मैंने कल आपको चीज़ें समझा दी थी और बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट आप लोगों को प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज का पता चल गया होगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ घर पे पढ़ रहे होंगे और मज़ा ले रहे होंगे इसका। चलिए बच्चों, तो क्या हुआ बच्चों, कल हम क्या बात कर रहे थे कि हमने क्या देखा कि जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। और जे थॉमसन ने क्या किया कि उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने कहा बच्चों कि एटम जो है वो एक खरबूज की तरह है, जिसमें लाल जो हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बीए हैं उस लाल हिस्से में जो कि कहीं कहीं पर मौजूद हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा कि एटम एक खरबूज की तरह है, जो लाल हिस्सा है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो बीज है उसके अंदर लगे हुए हैं वो क्या है, एक तरह का नेगेटिव चार्ज है। यही बात उन्होंने बोला, किन्होंने, ये थॉमसन ने। तो क्या हुआ, रदरफोर्ड को थोड़ा सा ये बात मजा नहीं आया, जची नहीं उनको, ठीक है। रदरफोर्ड कहें कि नहीं, ये नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने कहा, तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया। क्यों लिया भी मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल कैसे, कल मैंने बताया था आपको, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से पॉजिटिव रेज हैं, जिसका उन्होंने बम्बार्डमेंट किया, ठीक है। आपको पता है जब पार्टिकल बेहद तेज स्पीड से चलते हैं तो उन्हें रेज बोलते हैं। क्या, जब पार्टिकल्स बेहद स्पीड से चलते हैं तो रेस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से भागना स्टार्ट कर दें तो फिर आपको कोई पार्टिकल नहीं कहेगा, आप क्या हो जाएंगे, वेव हो जाएंगे। ऐसे यही रीजन है कि इन्हें क्या कहा गया, पार्टिकल ना कह के हम वेव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया बहुत तेजी से। उन्होंने क्या पाया, देखिए बच्चों, ये मैं बना दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी आज पता है कि ये होता है, रदरफोर्ड को नहीं पता था। रदरफोर्ड ये नहीं मान के चल रहे थे कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है, ये हमें पता है कि, या फिर जब बाद में रदरफोर्ड को पता चला जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जो उनकी मेजॉरिटी ऑफ रेज थी, वो जैसे उन्होंने किया वैसे ही सीधे निकल गई। मतलब उन्होंने जैसे अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया, अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हर्डल के वो चली गई, पार हो गई, ठीक है। उन्होंने देखा बहुत कम रेस ऐसी थी जो हल्की फुल्की डेविएट हो गई, हल्की फुल्की कुछ एंगल से डेविएट हो गई। उन्होंने पाया कुछ ऐसी रेस थी जो क्या हुई, हल्के फुल्के एंगल से क्या हुई, डेविएट हो गई। देखिए हुआ क्या बच्चों कि उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो रेस थी, मेजॉरिटी ऑफ जो रेस थी, वो जैसे गई वैसे ही निकल गई, मतलब वो सीधे चले गए, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि कुछ रेस, सम ऑफ द रेस ऐसी थी जो हल्के एंगल्स पे डेविएट हो गए, जो हल्के एंगल्स पे क्या हो गई, डेविएशन हो गया उनका, हल्का सा डेविएट हो गई। और उन्होंने ये पाया और उन्होंने देखा कि हर 1 आउट ऑफ 12,000 रेस, 1 आउट ऑफ 12,000 रेस, हर 12,000 में से एक रे, ठीक है, 1 आउट ऑफ 12,000 रेस जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। क्लियर, ठीक है। फिर समझिए, उन्होंने क्या किया, एक एल्युमिनियम फॉइल लिया और ये एल्युमिनियम फॉइल का एक एटम मैं लेके चला हूं। भाई एल्युमिनियम फॉइल में तो बहुत करोड़ लाखों एटम होंगे और कई लाखों करोड़ अरबों पार्टिकल्स गए होंगे। मैं एक एटम को वहां से निकाल लिया हूं और आपको समझाने के लिए बात समझा रहा हूं, ठीक है। एक एटम मैंने क्या किया, उससे निकाल लिया और मैं कहानी बता रहा हूं कि उस एक एटम पर क्या हुआ होगा। उन्होंने क्या पाया कि मेजॉरिटी ऑफ जो रेस थी वो जैसे गई वैसे ही सीधे निकल गई, मतलब कोई हर्डल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ।
उन्होंने ये भी पाया कि कुछ रेस ऐसी थी जो हल्के हल्के एंगल पे डेविएट हो गई, हल्के एंगल पे क्या हो गई, डेविएट हो गई। और उन्होंने ये देखा कि हर 12,000 में से एक रे, मतलब हर 12,000 जो रेस या पार्टिकल्स गए हैं उसमें से एक ऐसा रेस था जो जैसे गया वैसे ही रिवाइंड होके वापस चला आया। ठीक है, उन्होंने कहा ये घटना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये घटना इसी तरह से इम्पॉसिबल है कि जैसे कि हम एक कागज पर बंदूक से गोली मारे और वो बंदूक जो है वो कागज को छेद कर उधर न जाके टकरा के वहीं गिर जाए। क्या उन्होंने इस फेनोमेना को ऐसा कहा कि ये फेनोमेना ऐसी थी जैसे कि ये कागज आप देख रहे हैं, ये कागज ऐसे रखिए और इस पे बंदूक से गोली मारिए और ये जो बंदूक जो है वो ऐसे न जाते हुए, वो इसको छेद के बाहर ना निकलते हुए यहीं से टकरा के गिर जाए या यहाँ से टकरा के वापस घूम जाए। क्या पॉसिबल है कि एक बंदूक की गोली को ये कागज रोक लेगा? इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन तब भी यहाँ पर वो चीज़ हुई। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से 3-4 ऑब्जर्वेशंस निकाले। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये निकाला कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है, मतलब थॉमसन का मॉडल ही फेल कर गया। थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो खरबूज में लाल भाग की तरफ फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ये गलत है। रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम का जो मोस्ट ऑब्जेक्ट जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है, एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ना उसमें कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि एटम के बीचों बीच में एक बहुत छोटे हिस्से में कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है और एक जगह बहुत हाई मात्रा में है। ठीक है, क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम के बीचों बीच में कुछ एक ऐसी जगह है जो क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो एक ही जगह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, मतलब एक ही जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है वो। ठीक है, तो इसी वजह से आसपास से कुछ एंगल्स डेविएट हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल क्या था? पॉजिटिव, तो जैसे जैसे ही पॉजिटिव से कुछ हो रहा था वो हल्का हल्का डेविएट हो जा रहा था, मतलब जहां भी इसका असर पहुंच रहा होगा तो ये भी पॉजिटिव तो क्या हो रहा था? हल्का सा रिपेल होके डेविएट हो जा रहा था। लेकिन हर 12,000 में से एक रे, मतलब हर 12,000 वो जो रे फेंक रहे थे उसमें से एक रे ऐसी थी कि जो जैसे जा रही थी वैसे वापस आ रही थी। अब मैं आता हूं कागज और बंदूक वाली बात। होना क्या चाहिए था कि उनके हिसाब से ये रेस जैसे गई वैसे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब देखिए बच्चों, क्यों यहाँ गोल्ड फोल्ड लिया गया था, उसका रीजन था। ये सारी बातें मैं समझाते चला हूं आपको। क्यों गोल्ड फोल्ड लिया गया था? रीजन था बच्चों, उन्हें एक पतली से झिल्ली चाहिए थी। क्यों? अगर झिल्ली पतली नहीं होती मेटल की, तो वो अगर मेटल ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा मोटा होता, तो वो क्या करता, इस अल्फा पार्टिकल्स को वहीं रोक देता, मतलब इस टकरा के ही अल्फा पार्टिकल क्या होती, रुक जाती। क्योंकि अल्फा पार्टिकल को एटम के आर पार जाने के लिए क्या चाहिए था? बहुत पतला होना चाहिए था। अगर ये मेटल मोटा होता, एल्युमिनियम होता, आयरन होता, तो ये अल्फा पार्टिकल इसको भेद ही नहीं पाती। तो जब भेद ही नहीं पाएंगे तो आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से उनको रदरफोर्ड कोई ऐसा मेटल चाहते थे जो इतना ज़्यादा पतला हो कि अल्फा पार्टिकल को रोक ना पाए, अल्फा पार्टिकल उसके आर पार चला जाए। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ये बात मैं क्या कह रहा हूं? चलिए ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे बात समझेंगे। उन्होंने देखा कि एक रे ऐसी है जो जैसे गई वैसे ही वापस चली जाए। क्लियर हो रहा है? जैसे गई वैसे ही वापस चली जाए। अब इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा कि यानी कि एटम के बीचों बीच में कुछ ऐसा है। क्या है? कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक ही जगह पर है और बहुत ही अधिक मात्रा में है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस की औकात नहीं थी कि इस अल्फा पार्टिकल को रोक के वापस भेज देना, उसी तरह जैसे इस कागज की औकात नहीं है बुलेट को रोक देने की। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्फा पार्टिकल जैसे गया वैसे ही वापस चला आया। यानी कि कुछ एटम के बीचों बीच में कुछ ऐसी चीज है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ही जगह मौजूद है। ठीक है, तभी उसके पास इतनी ताकत आ पाई कि वो क्या किया, अल्फा पार्टिकल को वापस वहां से भेज पाने में सफल रहा। ठीक है,
और चूंकि ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और अगर इससे रिपेल होकर वापस आ रहा है तो मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी तरह से न्यूक्लियस की खोज की गई। मुझे उम्मीद है बच्चों ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से न्यूक्लियस की क्या की गई, खोज की गई कि रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के बीचों बीच में छोटी सी जगह पे कुछ ऐसा है जो जिसका चार्ज पॉजिटिव है और वो एक ही जगह पे बहुत सारे मात्रा में इकट्ठा है वहां पे, ठीक है। और इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया और इसी को रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए तो देखिए बच्चों, तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अगर एटम से कंपैरिजन करें तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। उन्होंने एक एस्टिमेट दिया कि अगर हम एटम की साइज को 10⁻10 मीटर समझें, अगर एटम की साइज को अगर हम 10⁻10 मीटर समझें तो न्यूक्लियस की जो साइज होगी वो 10⁻15 मीटर हो जाएगी। सोचिए कितना ज़्यादा छोटा है, 1 लाख गुना या उससे कुछ मतलब लगभग ये मतलब एक एस्टिमेट में बता रहा हूँ कि सोचिए उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो एटम से लगभग 1 लाख गुना क्या है, छोटा है। तो उन्होंने कहा कि अगर एटम की साइज अगर 10⁻10 मीटर, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर एटम की साइज 10⁻10 मीटर में आप मान लीजिए तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर मानना पड़ेगा आपको। इतना ज़्यादा छोटा होता है इसी कंपेरिजन में। मतलब कि अगर आप कह सकते हैं कि अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं तो आप कह सकते हैं कि अगर आप एक पूरे स्टेडियम को अगर आप एटम मान लें तो जो ड्यूस की बॉल होती है जिससे लोग क्रिकेटर गेम खेलते हैं वो आपका न्यूक्लियस है। समझ में आया? अगर पूरे स्टेडियम को अगर आप एक एटम मान लीजिए तो जो इस बॉल से क्रिकेटर मैच खेलते हैं उसको कह सकते हैं आप न्यूक्लियस है। क्लियर हो रहा है? आप एस्टिमेट लगा लीजिए कितना छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ बच्चों कि ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट तो कम से कम लोगों को दे ही दिया कि असल में एटम क्या है, एटम के बीचों बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होती है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, चारों तरफ उस न्यूक्लियस के घूमता है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमता है। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा बातों में खोज हुई। तो उन्होंने 2 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, जो न्यूक्लियस है वो एटम के बीचों बीच में मौजूद है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब बच्चों अगर एक क्वेश्चन, ये आप क्लास 9 में भी यही सेम चीज़ पढ़े होंगे जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास 9 में एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आया होगा और नहीं आया तो मैं अभी मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन कि रदरफोर्ड को ये बात पता कैसे चली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। सोचिए भाई, ठीक है, ये तो सही बात है कि बहुत आसान बात उन्होंने बोल दी कि न्यूक्लियस जो है, चलिए ठीक है, न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है कि उन्होंने रेस भेजा, देखा एक रेस हर 12,000 में से एक रे वापस आ रही है, तो यानी कि बीचों बीच में कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है और एक ही जगह एक्यूमुलेट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की औकात इतनी नहीं थी कि अल्फा पार्टिकल को रोक सके, लेकिन उसके बावजूद वो रोक ले रहा था, ठीक है। चलिए, लेकिन रदरफोर्ड को ये बात कैसे पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं? एक सोचने वाली बात है, ठीक है। आइए तो मैं आपको बताता हूँ रदरफोर्ड ने यह बात का अंदाज़ा कैसे लगाया, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हुआ क्या कि ये तो बात उस समय तक रदरफोर्ड को पता थी कि एटम में 2 चीज़ें हैं। हालांकि उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए न्यूट्रॉन की यहाँ पे कोई बात आती नहीं है। अब चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इस वजह से कोई बहुत दिक्कत उसके होने या नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ा हमें, बस हमें इतना फ़र्क पड़ा कि उसका मास चेंज हो जाता है। तो हुआ क्या बच्चों कि रदरफोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड को तो ये बात पता चल गई और ये बात थॉमसन ने बताया था कि किसी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक है। क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, थॉमसन ने बताया था। रदरफोर्ड ने इस बात को साबित भी किया कि हाँ, एक एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन थॉमसन ने तो बोला था कि एम्बेड होते हैं, मतलब कि जैसे कि नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है, ऐसे वहाँ पे क्या हुए हैं, एम्बेड, जैसे कि बीज एम्बेडेड होता है खरबूज में। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन सा घूमते हैं। उन्होंने इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया? उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है
तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, क्या बात हुई? रदरफोर्ड ने कहा कि अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना चाहिए। और बिल्कुल आपको पता है कि एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पता है आपको कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है तो यानी कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, ये बात पक्की है। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से चिपका रहता है। ये तो होता नहीं है। होना तो यही चाहिए था, होना तो यही चाहिए था कि अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो दोनों को एक दूसरे में चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि यहाँ पे कम से कम आसपास तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये बात क्लियर है? मतलब ऐसे चिपके हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये बात क्लियर है? तो उन्होंने कहा, एक बात और बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि एक निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जब फोर्स लगता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव में फोर्स लगता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस या जो इलेक्ट्रॉन है वो असल में न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमने में इस्तेमाल करता है। क्लियर हुआ? रदरफोर्ड ने कहा कि जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमने में इस्तेमाल करता है। और यही रीज़न है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उन दोनों में आकर्षण नहीं होता, असल में उस फोर्स का इस्तेमाल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने में करता है। और इसी बात का अंदाजा लगा के रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए चलिए बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों कि अब क्या होगा कि यहाँ तक तो ये बात आपको पता चल गई मुझे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भाई ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस बिल्कुल आकर्षित करता ही नहीं है। हाँ, आकर्षित करता है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका इस्तेमाल जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूमने में करता है, उसी तरह जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह घूमने में होते हैं। भाई चारों तरफ सूर्य के ग्रह कैसे घूमता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से घूमता है, बस वही समझ चाहिए यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि इस केस में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। आपको पता होगा जब जैसे सपोज करिए कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स जान रहे हो क्या होता है, कि जैसे सपोज करिए कि जब किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई चीज़ घूमती है और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में, इस एटम के केस में और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये बात क्लियर है सबको? चलिए, तो बच्चों यहां तक मुझे लगता है कि आपको रदरफोर्ड एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा रदरफोर्ड आपको कभी जीवन में पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों, लेकिन क्या हुआ कि रदरफोर्ड हर बात नहीं समझा पाए, ठीक है। रदरफोर्ड क्या हुआ? हर बात नहीं समझा पाए। रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब लोगों ने मुझसे ये पूछ लिया, या मुझसे नहीं सॉरी, रदरफोर्ड से पूछ लिया कि हुआ क्या कि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी उस समय क्या हुआ था कि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने एक थ्योरी ये दी थी कि कोई भी चीज़ जो गतिमान है, कोई भी चीज़ जो मूव करती है वो एनर्जी लूज करती है। क्या कहा था? मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या कहा था? मैक्सवेल ने कहा था, या फिर हाँ चलिए अभी मैक्सवेल को नहीं लाते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन मैक्सवेल ने ये बात कही थी, लेकिन चलिए अब इतना डीप में मत जाइए।
तो क्या हुआ कि एक बात कही गई थी कि जो जितने भी जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो मूव करते हैं तो वो एक रेडिएशन देते हैं। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। ये बात मैक्सवेल ने कही थी, इसको मैक्सवेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड से लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है तो वो घूमते घूमते गिर क्यों नहीं जाता है। ठीक है भाई, ये सही बात है कि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निरंतर मूव कर रहा है तो मतलब वो एनर्जी एमिट कर रहा है, और जब अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो एक समय जब एनर्जी एमिट करता है तो एनर्जी एमिट करते 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 क्या हो, जाके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाए और जाके उससे टकरा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात उन्होंने नहीं समझा पाई। ठीक है, उन्होंने ये भी नहीं समझा पाया कि कोई एटम स्टेबल कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि क्यों हीलियम स्टेबल है, क्यों H स्टेबल है, क्यों Fe स्टेबल है, क्यों Cu स्टेबल है, वो एटम की स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी और ज़्यादा क्लियर होंगी जब इसके आगे की थ्योरी हम भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मेन जो बातें थी, ये वो चीज़ नहीं समझा पाए। पहली चीज़ कि ये कहा गया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो एनर्जी एमिट या रेडिएट करता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर एनर्जी एमिट या रेडिएट कर रहा है तो क्यों नहीं ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाता। दूसरी बात उन्होंने ये नहीं समझा पाए कि किसी एटम की स्टेबिलिटी कैसे नापी जाती है। मतलब कोई भी स्टेट कोई भी जो है अगर इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड नहीं कर रहा है तो मतलब यानी कि एटम स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं कर रहा तो मतलब वो एटम स्टेबल है। तो किसी एटम की स्टेबिलिटी को हम कैसे नापेंगे, कैसे हम कहेंगे कोई एटम स्टेबल है, कोई एटम स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ वो ये नहीं समझा पाए, एक जो चीज़ जो आप अब नहीं समझेंगे, मतलब आप एक नई चीज़ समझेंगे, वो समझिए। ये दोनों चीज़ आप जो है क्लास 9 में भी आपने पढ़ रखा होगा। उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक चीज़ रखी गई, आपको पता है बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है जब आप वाइट लाइट को जब आप फ्रिंज से गुजारते हैं तो लाइट जो होता है वो विबग्योर या 7 रंगों में बट जाता है। ये बात आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है जब आप वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 भागों में बढ़ जाता है, जिसको विबग्योर बोलते हैं, और इसी को स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो हुआ क्या बच्चों, देखा गया कि अलग अलग एटम्स अलग अलग स्पेक्ट्रम शो करते थे। जैसे कि एक कंटेनर में सबसे पहले हमने H2 रख लिया और यहाँ से वाइट लाइट को पास किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 ही 3 रंग का स्पेक्ट्रम मिल रहा था। फिर हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और उसमें हीलियम रख दिया और फिर हमने वाइट लाइट गुजारा और देखा तो हमें केवल यहाँ पे एक रंग का ही स्पेक्ट्रम मिल रहा था। मतलब कि वाइट लाइट को अगर H2 से आप गुजारेंगे तो आपको 2-3 तरह के लाइट दिखेंगे स्क्रीन पे। दिखना कितने रंग का चाहिए था, 7 रंग का, या मतलब कि एक रंग दिखने, मतलब जैसे प्रिज्म से कितने रंग दिख रहे हैं यहाँ पे, 7 रंग। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जब वाइट लाइट को H2 से गुजार रहे हैं तो 3 रंग ही हमें मिल रहा था देखने को। यही काम जब हमने हीलियम के साथ किया तो हमें केवल एक रंग दिखा। तो अब तो रदरफोर्ड ये बात नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों हाइड्रोजन जो है वो 3 स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, क्यों हीलियम 1 स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, यानी कि अलग अलग जो एटम्स थे वो अलग अलग स्पेक्ट्रम शो कर रहे थे। तो ये भी बात रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। ठीक है, और यही उनकी मेन दिक्कत थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ओवरव्यू करने के लिए एक नए साइंटिस्ट अपना मॉडल लेकर आए या अपनी थ्योरी लेकर आए, जिसे बोलते हैं क्या, वोर्स मॉडल। क्या बोलते हैं, वोर्स मॉडल। तो 3 कमियां क्या हुई, रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहा है, या वो अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी बात वो ये नहीं समझा पाए कि क्यों जो है कोई एटम स्टेबल होता है या नहीं होता है। और वो ये बात नहीं समझा पाए कि क्यों वाइट लाइट H2 में 3 स्पेक्ट्रम दे रहा है तो हीलियम में 1 ही स्पेक्ट्रम दे रहा है। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड नहीं समझा पाए और यही रदरफोर्ड का क्या था, फेल्योर था। हालांकि मैं फेल्योर टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए फेल्योर टर्म बहुत नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, और इतने बड़े साइंटिस्ट के लिए फेल्योर टर्म आप यूज़ नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि उनका ये डीमेरिट था, उनके थ्योरी का ये क्या था, डीमेरिट था। ठीक है, वो ये उनकी थ्योरी ये सब बातों को नहीं समझा पा रहे थे। ये एक बात क्लियर है। चलिए
आपको अलग से जानकारी मैं बता दूं, रदरफोर्ड बहुत अमीर वैज्ञानिक थे और यही रीज़न था कि वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर पाने में सक्षम रहे। ये जो एक्सपेरिमेंट में अभी आपको गोल्ड फॉयल का बताया हूँ, ये बहुत ही महंगा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव था, जो कि रदरफोर्ड बहुत बड़े इंसान, मतलब बहुत बड़े और बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, इस वजह से, और उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर पाने में इसलिए वो सफल रहे। मतलब चलिए ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इन सारे ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए नील बोर आए। नील बोर अगेन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और बहुत ही मतलब कि वो थे, मतलब उच्च इंटेलिजेंस के थे, मतलब हाई आईक्यू के थे, ठीक है। अब देखिए बोर ने कुछ बातें कही। बोर ने कहा सबसे पहली बात, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वही बात जो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में समझा गए थे। बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के पास अपना एक क्या होता है, एटम के पास अपना एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, जिस और एक फिक्स ऑर्बिट होती है, और वो फिक्स ऑर्बिट में एक फिक्स वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। क्या कहा? बोर ने कहा कि हर एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, पहली चीज, और इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में एक फिक्स वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। ये दो बातें बोर ने कही, ठीक है। चलिए तो ठीक है, ये तो ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि उस हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उस हर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, और उस हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, फिक्स होती है। ये तीन बातें बोर ने कहा। बोर ने कहा कि हर एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी, जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। ये बातें बोर ने कही, ठीक है। अब बोर की बातों को आइए मैथमेटिकली, अब भाई मेरे बोल देने से तो होगा नहीं कि हाँ ठीक है बोर ने ये बात कही तो मान लीजिए, उन्होंने इस बात को साबित किया। और आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या बात कही। पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन कंडीशन। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी को हम एल से डिनोट करते हैं, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होती है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होती है। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और n क्या है, इंटीजर्स हैं, और n जिसको आप नंबर ऑफ शेल्स भी कहते हैं, जैसे n = 1 जिसको आप k शेल बोलते हैं, n = 2 जिसको आप l शेल बोलते हैं, n = 3 जिसको आप m शेल बोलते हैं, n = 4 जिसको आप n शेल बोलते हैं, और ऐसे शो ऑन 5, 6 so on। मतलब कि हर इलेक्ट्रॉन अपने एक और फिक्स ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लैंक कांस्टेंट का पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.636 × 10⁻34 जूल सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसलिए मैं बार बार वहाँ से हट जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए मैं समझाता हूँ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब आइए बच्चों समझते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोज करिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चारों तरफ मूव करेगा, और इसका कुछ मास होगा क्या, m। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, और यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी भी होगी जिसको हम कह लेते हैं r। क्या बच्चों? हम ये माने हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दूरी r है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से, जिसका मास m है, वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है इस केस में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, r इंटू पी होता है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये आप वहाँ पढ़ेंगे। अब बच्चों क्या p पता है क्या होता है? p होता है m इंटू वी। यहाँ तक कोई बच्चों दिक्कत? यहाँ पे m इंटू क्या होता है? v। अब देखेंगे बच्चों, अब अगर मैं पूछूं कि बताइए कि इसके बीच और इसके, अरे ये जो वेलोसिटी है और ये जो r है, इसके बीच में डिग्री कितना है? अगर आप देखिए तो ये जो r है और ये जो v है, इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वेलोसिटी ये है, तो देखिए ये और ये 90 डिग्री। अगर यहाँ पे है तो ये और ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पे है तो ये और ये 90 डिग्री। आप देख रहे होंगे कि r में और v में कितने डिग्री का वो है? 90 डिग्री। तो आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं r mv साइन थीटा, और r mv साइन थीटा कितना है? 90 साइन 90 कितना होता है? 1। तो आप इसको बोल सकते हैं L इज इक्वल टू एम वी आर। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। ये क्लियर हुआ? चलिए, और अभी बच्चों मैंने आपको बताया है कि उन्होंने यह भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होती है। मतलब mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये भी एक इक्वेशन आपको मिल गया। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? चलिए, अब चलिए आगे आते हैं। फिर देखिए बच्चों, अब आपको ये बात अभी मैं बता चुका हूं कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम, मतलब दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब आपको ये भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में लगाता है और चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो क्या हम कह सकते हैं Fc इज इक्वल टू mvr, mv इसका, सॉरी एक मिनट फिर समझिएगा इसको। देखिए हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको ये पता है कि जब दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसे बोलते हैं क्या हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है यहाँ से? चलिए, अब देखेंगे बच्चों, अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये v से घूम रहा है, इसका मास m है, और ये यहाँ पे वो चीज़ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में इस्तेमाल करता है। और आप सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या? mv²/r। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब सपोज करिए बच्चों, चलिए हम एक एटम की बात करते हैं। सपोज करिए एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। क्या? एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? Z है। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ये बात पता है आपको? सपोज करिए कोई एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? Z, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z। सपोज करिए कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन जो है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन जो है वो कितना है? +e। सपोज कर लीजिए कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो क्या है? +e। क्यों e लिया है? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन भी को -c लिख देंगे, इसको +c लिख देंगे तो थोड़ा मैं इक्वेशन लिखने में आसानी होगी। ये क्या हो गया, E हो गया। अब तो यानी कि बताइए कि चार्ज ऑन ऑल प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज ऑन ऑल प्रोटॉन क्या होगा, या चार्ज ऑन जेड प्रोटॉन क्या होगा, +ZE। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब मैं पूछूं कि अब आपको पता है, एक बात आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, भी मैंने पहले बताया है आपको, ठीक है। आपको मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है बच्चों? क्योंकि उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में अपना इस्तेमाल करता है। तो आइए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1, मतलब देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है। तो क्या बच्चों Q1 को हम E लिख लें, Q1 को E लिख लें, और Q1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और Q2 मतलब Q2 को हम वो मान लेते हैं, प्रोटॉन मान लेते हैं। यही तो लग रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसी तो फोर्स में कि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। तो Q1 को इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए जिसपे चार्ज -e है, और इसको हम क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E माने हैं, तो पूरे प्रोटॉन के चार्ज को E+E माने हैं, तो पूरे चार्ज के प्रोटॉन क्या होगा, मतलब पूरे प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, +ZE होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अपॉन r² = mv²/r। तो बच्चों ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। ये सारे इक्वेशन मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि सब पे न्यूमेरिकल आता है। ये बात क्लियर है? तो ये भी एक इक्वेशन है। चाहिए तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ZE²। कहीं कहीं किताबों में आपको ZE² लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, यहीं से उन्होंने एक बात कही कि देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो वहाँ से बोर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा तब तक ना ही वो एनर्जी गेन करेगा और ना ही एनर्जी लूज करेगा। और यही इस बात का रीज़न था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं कर जाता। बोर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा तब तक ना ही वो एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है तब तक ना ही वो एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है। हाँ, अगर आप एनर्जी बाहर से उसको देते हैं तो वो गेन करके अपने अगले ऑर्बिट में कूद जाएगा, वो अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल इतने के लिए अगर यहाँ तक मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब बच्चों यहाँ के बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि उसके डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, मैं एक बार कल चेक कर लूँगा, मुझे अभी पक्का नहीं है कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो मैं उसका डेरिवेशन बता दूंगा, नहीं तो अगर नहीं होंगे तो फिर आप इसको डायरेक्टली याद करिए, क्योंकि डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन फॉर रेडियस। कैलकुलेशन फॉर रेडियस R, कैलकुलेशन फॉर रेडियस R। बच्चों मैं डायरेक्टली आज मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, अगर इसका डेरिवेशन अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं करा दूंगा, नहीं होगा तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अंत में क्वेश्चन ही लगाना है और क्वेश्चन में से कोई मतलब होता नहीं है। देखेंगे बच्चों, जो nth सेल का जो रेडियस होगा, मतलब यहाँ पे n = 1 2 3 4 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, वो होता है क्या है 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, Rn = 0.53 n²z एटॉमिक, मतलब एटॉमिक नंबर 0.53 n²/z इंटू एंगस्ट्रॉम। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट शेल मतलब n इज इक्वल टू 1, 0.53, n मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉन। यानी कि जो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट सेल होता है उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉन। क्लियर हुआ? आइए सेकंड सेल की बात कर लेते हैं। सेकंड सेल का कितना होगा? 0.53 इंटू 2 मतलब 4, 1, 2 का स्क्वायर, r इक्वल टू n इक्वल 2 है, 2 का स्क्वायर 4, Z1 है, और कितना? एंगस्ट्रॉन। मतलब 4 से 12 का 1, 4 से 12 का 1, 20। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर गलती होगी तो। यानी कि सेकंड सेल का जो होगा उसका कितना होगा? 2.12 एंगस्ट्रॉन। इस तरह से चाहिए तो आप तीसरा निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। सेकंड क्या हम कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी होती है, ये प्योर याद करने की चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है? चलिए अब चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये भी एक इक्वेशन है, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में लगा देता हूं आपको। बताइए स्पीड, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+। क्या बोल रहा है? फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एंड सेकेंड ऑफ He+। चलिए पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है? 1। हाइड्रोजन की बात कर रहा है, मतलब Z इज इक्वल टू 1। यानी कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी होगी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको हटा दे, इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड। आइए हीलियम की बात करते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों He+ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑर्बिट क्या सेकंड, अब बोला है सेकंड ऑफ He+, सेकंड मतलब V2, 2.18 इंटू 10⁶ Z कितना होगा बच्चों? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब कितना एटॉमिक नंबर हुआ? 1, यानी कि 1 और बाई 2 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। तो घर पे पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।